इसी तरह से जब पिस्टन जब इनटेक करता है, बाहर से हवा खींचता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे जाता है तो वो इनटेक करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, मतलब हवा और पेट्रोल किसको खींचनी रहती है, BS4 में इनटेक वाल्व के थ्रू पिस्टन को खींचनी पड़ती है। BS6 में तो क्या इंजेक्टर इंजेक्ट करता है पेट्रोल, उसमें सिर्फ हवा खींचनी है। BS6 की मैं कोई बात नहीं करूंगा इस टॉपिक में, BS6 की दोबारा क्लास लूंगा अगली 2-4 दिन बाद। अभी सिर्फ इंजन की बात करूंगा मैं आपसे। टेम्परेचर गाड़ी का हमारा आग लगती है, ब्लास्ट होते, हीट होता है पूरा इंजन हेड, तो आपकी जो स्प्रिंग है ये भी हीट होके क्या ढीली पड़ जाती है। तो एक टाइम पे ढीली पड़ने से भी आपकी वाल्व प्रॉपर बंद नहीं हो पाता और गाड़ी कंप्रेशन लीक होता है। इसलिए से प्रॉपर गाड़ी सिंगल में तो ठीक चलती है लेकिन 60 से ऊपर नहीं भग रही, या फिर लोड 3 सवारी बैठा ली तो दम तोड़ रही है, या पिकअप नहीं आ रहा, तो वो रीजन क्या हो सकता है आपका वाल्व से। लेकिन क्लासिक है, उसका हेड क्या है, लंबा है, और लंबे के लिए उसमें क्या है, पुश रॉड है, पुश रॉड। तो उसमें कॉन्सेप्ट वही है, पिस्टन है, 4 स्ट्रोक है, लेकिन क्रैंक शाफ्ट का जो प्राइमरी गियर है जिससे हमारा क्लच प्लेट घूमती है, आउटर हाउसिंग घूमती है, उसके साथ ही क्या लगा दी, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट भी वैसी है जो ऊपर लगती थी, लेकिन ऊपर लग रही थी उसमें क्या था, स्प्रोकेट ऐसे करके। ये आपका मैग्नेट रोटर ये है, साइड में ब्लैक कलर की एसटी कॉइल लगती है, छोटी सी है। अब देखना नेक्स्ट कोई भी इंजन खोलो तो ये इसका तो रेगुलर काम है कि करंट जनरेट करना, माइनस जो करंट है वो जो ये लाइन देख रहे हैं ये होता है अर्थिंग का साइन, ये देख रहे हैं अर्थिंग, ये इसका चार्जर है, ये इसको भी अर्थिंग जो आप ऐसे देख रहे हैं ये अर्थिंग है, मतलब ये बॉडी से टच है। ये इसका जो कॉइल है उसका अर्थिंग बॉडी से टच हो जाता है। अब इसमें 2 करंट आउटपुट निकलते हैं, एक निकलता है CDI से होके डायरेक्टली पिकअप कॉइल से होके, पिकअप कॉइल से एक तार निकलेगा, मोस्टली ब्लू कलर रहता है, वो सिंगल तार ब्लू कलर कहाँ जाएगा, CDI में, और CDI से एक तार कहाँ जाएगा, ST कॉइल में, ST कॉइल से एक तार कहाँ जाएगा, स्पार्क प्लग में। और अर्थिंग इसको कौन दे रहा है, ऑलरेडी मैग्नेट बॉडी से इसको अर्थिंग मिल रही है। तो इन 3 चीजों से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप वाला भूत उतारने के लिए है, AC लग रहा है हमारे पास, व्यवस्था भी है हमारे पास, फैन भी लग रहा है, और ये क्लासरूम शायद आपने पहली बार ही देखी है जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, पहली बार ही सेटअप देखा है। पैसा आपने मेरे को दे दिया, फीस आपने दे दी, यहाँ से मैं सुबह AC में बैठ के मस्त बिना टेंशन लिए, ना तो मेरे को पसीना आएगा ना आपको पसीना आएगा, आप मस्त होकर यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे और 2-4 ताली बजाएंगे, रूम पे चले जाएंगे। और 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद मैं आपको बोलूँगा ट्रेनिंग खत्म हो गई, 2 बाइक खुलवाऊंगा, AC में बैठवाऊंगा, बाइक भी यहीं लगवा दूंगा, और आप बोलोगे ट्रेनिंग हो गई। एक चॉइस तो ये है आपके पास, जो आप देखते भी हैं वीडियोस में, सबको पता है यूट्यूब आज के टाइम पे ट्रांसपेरेंट है, इंस्टाग्राम सबके वीडियो देखते हैं, मेरे भी देखते, दूसरे देखते हो। थ्योरी से अगर कोई मैकेनिक बन जाता ना तो मेरे को इतना 10-10 लाख रुपए की, 15 लाख की BS6 बाइक लाने की जरूरत नहीं पड़ती। BS6 रॉयल एनफील्ड खोलता हूँ तो 2.5 लाख रुपए की गाड़ी है, उसके बदले में 10-10 हज़ार की 25 गाड़ी ला देता। कितनी गाड़ी, 25 गाड़ी 10-10 हज़ार की मिल जाती है, आपको सबको पता है। 10 हज़ार की स्प्लेंडर BS4 10 मॉडल ले लो, प्लेटिना ले लो, कोई भी 10-10 हज़ार की गाड़ी है, 25 गाड़ी खुलवाता, बंदे करवाता, ताली बजवाता, भगा देता आपको। आप भी खुश, अरे साहब 25 गाड़ी की है हमने। और एक तरफ हम लोग 2.5 लाख की बुलेट खुलवाते हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं, 1 लाख की स्प्लेंडर खुलवा रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं, 1 लाख की प्लेटिना खुलवा रहे हैं, स्टार्ट खुलवा रहे हैं, 1 लाख की स्पोर्ट खुलवा रहे हैं, स्टार्ट खुलवा रहे हैं। CNG बाइक का 1.25 लाख रुपए की उसका इंजन खुलेगा। तो आप जो वीडियोस देखते हैं या दिख रहा होगा, या फिर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन क्या कर रहा है, हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं अपने ऊपर कि बाबू ऑटोवेल में क्या हम लोग दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि स्पेस मेरे पास ये भी है, लेकिन मैं कभी आपको नहीं बोलता कि थ्योरी कर लो, क्योंकि टाइम पास होने के लिए ये क्लासरूम है। ये इसलिए है कि आपको हम लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आप हाथ का हुनर सीखें। जब तक आप हाथ से नहीं करोगे, जब तक आप कभी मैकेनिक नहीं बन पाओगे। फैसिलिटी सारी हैं, AC भी लगता है, कुर्सी भी है, सारी फैसिलिटी है, फिर भी इसका कोई क्लासरूम का यूज़ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम लोग थ्योरी पे विश्वास नहीं करते। आप मैकेनिक बनने आए हैं, कोई इंजीनियर नहीं बनना आपको, आप मैकेनिक बनने आए हैं, तो आपको मैकेनिक बनने के लिए हाथ में चाबी पाने चलाने आने पर चाहिए, हाथ में कालापन होना चाहिए। जब आप खाना खाओ तो आपके संग, खाने के संग, रोटी के संग पेट्रोल की, डीजल की और ऑयल की खुशबू आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर में कमी है। अगर आपके खाने के संग ऑयल की खुशबू आपको नहीं आ रही, और आप जो 5 जोड़े घर से कपड़े लेके आए हो और नहीं वो होली के लिए रख जाएं,
तब भी कमी है कि अगर 5 जोड़ी कपड़े पूरे खराब नहीं हो जाए ऑयल से सन के, घर वाले भी 2-4 गाली नहीं दें, मेहनत की रोटी खाना, तो आपको पसीना भी निकलेगा, किसी के खून भी निकलेंगे, चोट भी लगेगी आपकी। आपको सामने वाला गैराज से मट्टी वाला सेटअप लिया मैंने जान पूछ के, उसमें टाइल लगवा सकता हूँ, मैं फर्श करवा सकता हूँ, 2000 में हो जाएगा, लेकिन नहीं करवा रहा, क्योंकि आपको समझ में आए कि हर कोई अच्छी फैमिली से, पैसे वाली फैमिली से नहीं आता। कोई आप में से कर्जा लेके आया है, कोई ब्याज पे पैसा लेके आया है, तो हर कोई यहाँ से जाने के बाद 5 लाख रुपये खर्च करके, 2 लाख रुपये खर्च करके डायरेक्टली कोई VIP जगह सेटअप नहीं ले सकता है। आप में से कुछ लोग हैं जो 5,000 के चाबी पाने, 10,000 के, 20,000 के चाबी पाने खरीदने के लिए व्यवस्था करेंगे, और वो कहीं खोखा रखेंगे या पेड़ के नीचे कोई छोटी सी दुकान लेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एनवायरनमेंट मिले या AC में काम करने को जगह मिले। तो हम लोग चाहते हैं कि हर तरीके से ठुक पिट के यहाँ से जाओ। मट्टी में काम करना है तो कैसे करें, बिना पंखे काम कैसे करना है तो कैसे करें। ये वाला फ्लोर अभी आप डेमो इंजन वाले फ्लोर पे तो वहाँ पर कोट स्टोन लग रहा है, मस्त सफाई होती है, लेकिन ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहाँ पर कंफर्ट जोन है, जहाँ पर सब सुविधा है, तो वहाँ पर आप कभी कुछ नहीं सीखोगे। लिखवा लो मुझसे ये बात। 2 टाइप के हमारे पास इंजन आते हैं, 2 टाइप के। एक होता है IC इंजन, IC इंजन, एक होता है EC इंजन। IC इंजन जिसका मतलब कि जिसमें ब्लास्ट, आग जो लग रही है वो इंजन के अंदर लग रही है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर लग रही है, वो होता है IC इंजन। अब IC इंजन में 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, पेट्रोल, डीजल, CNG सब उसमें आते हैं। किसमें? IC इंजन में, कि जो आप फ्यूल डाल रहे हैं, ब्लास्ट करेंगे, आग लगेगी, वो इंजन के बाहर है कि इंजन के अंदर है। तो जो इंजन के अंदर है उसको बोलते हैं हम लोग IC इंजन, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें क्या रहता है आपका इंटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इसको भी डिस्कस करेंगे। पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन के अंदर आग लगती है। एक होता है EC इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जो स्टीम इंजन आते थे, उसमें आपने जब शोले मूवी देखी होगी, कोयला डाल रहा है अंदर, तो कोयला डाल के वो क्या किसमें डाला है? स्टीमर में। स्टीमर में क्या रहता है, वहां पर आग लग रही है और वहां पर पानी का बॉयलर रखा हुआ है। वो आग सिर्फ क्या कर रही है, उस पानी को क्या कर रही है? गर्म कर रही है। जैसे आप कुकर है, कुकर के नीचे गैस जल रही है, कुकर में जो पानी भरा है वो पानी हीट होगा, उसमें कुछ भी डाल दो वो भाप बन के वो सीटी से निकलता है। तो EC इंजन कैसे काम करते थे? ये यहाँ पर एक कंबशन चैम्बर होता था, जिसमें आप भट्टी होती थी, जिसमें कोयला डालते थे, कोयले की भट्टी से उसके ऊपर एक पानी का टैंक होता था, पानी भरा रहता था। वो पानी क्या होता था, इससे हीट होता था पानी, और पानी हीट होकर किसमें कन्वर्ट होता था? भाप में। तो भाप जो थी स्टीम, वो फिर आप यहाँ से देख रहे हो, स्टीम दिख रहा है आपको, ये पानी है, स्टीम इस पाइप से होकर किसमें जा रही है? पिस्टन सिलेंडर में। पिस्टन सिलेंडर आपका वही है, वो ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका पिस्टन है। लेकिन पिस्टन में आग नहीं लग रही, पिस्टन सिलेंडर में। पिस्टन सिलेंडर में बनी बनाई क्या जा रही है? भाप जा रही है। तो जो आपको जो एनर्जी है, जो स्टीम है, वो कहां से आ रही है? इस पिस्टन सिलेंडर के बाहर से बन के आ रही है। भाप जो है, स्टीम कहां से बन के आ रही है? बाहर से बन के आ रही है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन, EC। दोनों में फर्क समझे? IC इंजन मतलब पिस्टन सिलेंडर के अंदर आग लगना, वो IC इंजन। आप लिख भी सकते हो, एक बंदा लिख लेना, चाहे बाकी सब फोटो ले लेना। एक होता है, फिर मैं इसकी PDF निकाल के आपको दे दूंगा, सब लोगों को प्रिंट आउट करके दे दूंगा पूरी PPT की, ठीक है ना। एक होता है EC, जिसमें बाहर आग लग रही है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर, तब वो इंजन हमारा काम कर रहा है। नेक्स्ट करो सर, नेक्स्ट, प्रीवियस, इससे पहले ये आप इंजन देखते हैं बाबा ऑटोमोबाइल्स के अंदर। मेन हम लोग ओवरव्यू जब आप देखते हैं इंजन का, तो इंजन के अंदर सबसे ऊपर 3 पार्ट में हमारा इंजन बटा रहता है। एक रहता है हेड, एक रहता है ब्लॉक, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर, एक रहता है चैम्बर, जिसमें आपका गियर, क्लच, क्रैंकशाफ्ट, ये सब रखा रहता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन आप करते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखते हैं वो वाल्व देखते हैं 2, एक इनटेक वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व। 2 वाल्व रहता है। एक इनटेक मतलब हवा आने के लिए, एयर फ्यूल आने के लिए इनटेक वाल्व क्या रहेगा? हमेशा बड़ा रहेगा। क्यों बड़ा रहेगा? जितनी ज्यादा हवा इंजन के अंदर आएगी, उतना ज्यादा ब्लास्ट इंजन के अंदर अच्छा होगा। आप लोग न्यू है ना, आपकी लाइन है, जो नए है ना, आप फर्स्ट डे है, तो इनको थोड़ा सा बता दिया था थ्योरी में। इनटेक वाल्व बड़ा क्यों रहता है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, सांस कहां से ले रहा हूं? नाक से।
और जब मैं सीढ़ी चढ़ूंगा आप लोग भागेंगे तो सांस कहां से लेंगे? मतलब हमारी बॉडी को, लंग्स को ज्यादा स्पीड पे काम करना है, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करना है, तो कहां से सांस लेनी पड़ेगी मेरे को? मुंह से, कि ज्यादा हवा मेरे इंजन के अंदर आए। तो पीछे वाला गेट लगा देना, गुजरात वाले भाई गेट लगा दो। तो हमेशा बाइक का इंजन हो, ट्रक का इंजन हो, एरोप्लेन का इंजन हो, रॉकेट का इंजन हो, आईसी इंजन है तो उसमें इनटेक वाल्व क्या रहेगा? हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि ज्यादा एयर आ पाए। एक आपके मुंह में छोटी पाइप लगा दो, जूस पीने वाली होती है ना पाइप, जूस पीने वाली, लोड कहां पड़ रहा है? चेस्ट से पड़ रहा है खींचने में, छोटे से मुंह से, और एक गिलास को ऊपर करके कट 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 कट, लोड पड़ा ही नहीं, अंदर गया। इसी तरह से जब पिस्टन जब इनटेक करता है, बाहर से हवा खींचता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे जाता है तो वो इनटेक करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। मतलब हवा और पेट्रोल किसको खींचनी रहती है? BS4 में इनटेक वाल्व के थ्रू पिस्टन को खींचनी पड़ती है। BS6 में तो क्या इंजेक्टर इंजेक्ट करता है पेट्रोल, उसमें सिर्फ हवा खींचनी है। BS6 की मैं कोई बात नहीं करूंगा इस टॉपिक में, BS6 की दोबारा क्लास लूंगा अगली 2-4 दिन बाद। अभी सिर्फ इंजन की बात करूंगा मैं आपसे। इनटेक वाल्व बड़ा रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेगा? छोटा रहेगा। फिर क्या रहेगा इसमें? हेड में वाल्व प्रेस करने की जिम्मेदारी किसकी है? वाल्व प्रेस करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? सिर्फ रॉकर की। और वाल्व वापस आने की जिम्मेदारी किसकी है? वाल्व स्प्रिंग की। कि रॉकर तो सिर्फ वाल्व को दबा रहा है, लेकिन वो दब गया, वो वापस कैसे आएगा? वो 3 रिंग का कॉम्बिनेशन है, और तीनों रिंगें मिलकर क्या बनती है? वो जिग जैग करके ऑयल सील रिंग। तो अगर मैं मिस्त्री भाषा में बोलूं तो हमारे पिस्टन सिलेंडर में 3 रिंगें होती हैं, 2 कंप्रेशन, 1 ऑयल सील रिंग। टेक्निकली अभी मैं और बताऊंगा कि इसको अलग अलग नाम क्यों पड़ा। पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होती है, क्रैंकशाफ्ट होती है, और नीचे ऑयल सम्प रहता है जिसमें ऑयल आपका भरा हुआ रहता है। ये आप इंजन में देखते हैं। अब ये चीजें काम कैसे करती हैं, ये आपने फोटो देखा है अपने पास, डेली सुबह शाम रात दिन, अभी आप इसी चीज से होकर निकलेंगे। अब हम इंजन पे सबसे ज्यादा फोकस क्यों करते हैं? आप कोई गाड़ी की, आप जब आप वर्कशॉप खोलोगे, गैराज खोलोगे, गाड़ी सर्विस होने के लिए आई। आज के टाइम पे कई ग्रामीण एरिया में हालत ये है कि 200 रुपए में सर्विस हो रही है, 200 रुपए में, कि भाई ऑयल लाओ, सर्विस लाओ, बेल्ट, चैन, चक्का, ये सब कर देंगे, सिर्फ 200 रुपए में सर्विस हो जाती हैं। अब हम लोग इतनी दुकान लेके बैठे हैं, जगह लेके बैठे हैं, सेटअप लेके बैठे हैं, 200 रुपए के लिए थोड़ी है हम लोग। आप मान लो कोई सामान भी डालो तो 1000 रुपए का काम आप कर देंगे। आप ब्रेक का वायर डालो, 100 रुपए का ब्रेक का वायर है, 100 रुपए से आप ले नहीं सकते। कंपटीशन इतना, तू 100 ले रहा है, तेरे बगल में 1 किलोमीटर आगे वो 50 में डाल देगा ब्रेक वायर, क्लच वायर में डाल देगा। क्लच आपकी आती है 150 रुपए, क्लच प्लेट का सेट आता है, डालने के 100 रुपए लेंगे, या फिर आप मांगो मैं तो 200 लूंगा, नहीं तो भाई मैं तो वहां जा रहा हूँ। आप कहीं पर ट्रेनिंग करने जाते हो तो आपको बोला जाता है फ्रेंचाइजी ले लो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। या फिर आप जिस मेट्रो सिटी में जा रहे हैं उस मेट्रो सिटी मतलब जो बड़ी सिटी है, जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे सिटीज है, तो वहां पर चार्ज 500 रुपए है, सर्विस चार्ज 500 रुपए। तो आपको वहां भेज दिया जाता है कि चलो आप प्रैक्टिस कर लो। आप मान लो ऐसे ट्रेनिंग लेने के बाद आप सोचा जयपुर मुझे अच्छा लगे, मैं यहीं पे क्या कर जाऊँ, 1-2 महीने किसी गैरेज पे काम कर जाऊँ, वो आपका काम कभी नहीं आएगा, वो टाइम वेस्ट है आपका। आपको काम वहां सीखना है, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप वहां करो जहां पर आपको गैराज खोलना है। किस जगह पे, किस गांव में, किस एरिया में, उसको 100 किलोमीटर के अंदर खोल लो। आप झारखंड से, आप दुमका से, दुमका के 50 किलोमीटर के अंदर खोल लो। आप चाईबासा में खोल लो आप, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर रेट क्या चल रही है। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी आप स्प्लेंडर बाइक लेके जाए और उसको 10 दुकान वालों के पास लेके जाए कि मेरे को इसमें हाफ इंजन करवाना है, कितने रुपए लेगा, इतने, मैं सामान में लाकर तो कितने लेगा, इतने। ये चीज़ आपको 10 दुकान में जाके पूछनी है, तब समझ में आएगा कि यार इतना कंपटीशन है, अब मुझे इनसे कम में काम करके देना तो मेरी दुकान चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलेगा? आपके एरिया में, जहाँ पर आपको गैराज खोलना है। अदरवाइज भूल जाओ कि मैं तो मुंबई में प्रैक्टिस कर लूँ, या गुजरात में प्रैक्टिस कर लूँ, या आसाम में प्रैक्टिस कर लूँ, या उड़ीसा में प्रैक्टिस कर लूँ, या राजस्थान में प्रैक्टिस कर लूँ, कोई काम नहीं आएगा वो आपके। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका भविष्य है, यही आपको कमाने और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली चीज़ है, वो आपका इंजन ही है।
एक इंजन रिपेयर होने में 8,000 या 10,000 रुपये लेता है मैकेनिक। आप जाके पूछ लेना कि मेरे गाड़ी का फुल इंजन बनवाना है, 8,000 रुपये नीचे वो मुँह नहीं खोलेगा। कोई जानकार होगा तो 7,000 तक मान सकता है। तो जिसमें पैसा है मैं उस चीज़ में फोकस क्यों नहीं करें बाबा वाले, सिर्फ इस पर फोकस क्यों करें? 200 रुपये में हो जाता है, या जिसको आप सीख सकते हैं। आप किसी गैरेज पे जाकर जाओ, 1 महीना सीखो, फ्री में सीख जाओगे। चैन चक्का कैसे टाइट करना है, साइकिल वाला है उससे गया गुजरा कौन है? साइकिल वाला सर्विस कर देता है बाइक की, चैन चक्का टाइट कर देता है। वो पंचर लग जाता है, टायर भी खोलता है, देखा है आपने? पंचर लगाना, ट्यूब चेंज करना है, वो पूरा एक्सल खोल देगा पीछे का, चैन चक्का निकाल देगा, ब्रेक शू निकाल देगा, फिट कर देगा, लगा देगा ट्यूब, और गाड़ी भैया दौड़ा ले। डिस्क ब्रेक वाली हो विदाउट डिस्क वाली, तो हमसे बढ़िया तो वो है जो साइकिल की दुकान चला रहा है पंचर वाला, वो खोल के बांध देगा। तो हम लोग सर्विस करना सीखने आए कि हम लोग जिसमें मोटा पैसा उसको सीखने आए हैं हम लोग? इसलिए आपको फोकस दिया जाता है हमेशा ज़्यादातर इंजन्स पे कि एक इंजन, एक दिन में एक इंजन 8,000 रुपये, 5 दिन में एक इंजन करो, 10 दिन में एक इंजन करो, 1 महीने में 10 इंजन करो तो कितना 3 लाख रुपये हो गए। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इंजन पे रखना है। गाड़ी सक्सेस होती है, गाड़ी फेल होती है सिर्फ और सिर्फ इंजन की वजह से। आज मार्केट में स्प्लेंडर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो किसकी वजह से? उसके इंजन की वजह से। इंजन उसका ईजी है, पार्ट्स उसके सस्ते हैं, हर गांव मोहल्ले में उसके मैकेनिक हैं, हर जगह उसका गांव में भी सामान मिल जाता है, इसलिए स्प्लेंडर सक्सेसफुल है। नहीं तो स्प्लेंडर से अच्छी पल्सर भी आती है, स्प्लेंडर से अच्छी अपाचे भी आती है, स्प्लेंडर से अच्छी पैशन प्रो भी है, लेकिन फिर भी लोग क्यों सबको सबसे बेस्ट मानते हैं स्प्लेंडर को? किसकी वजह से? उसके इंजन की वजह से। एवरेज अच्छा है, तो इसलिए हमेशा फोकस आपको रखना है किस पे? इन पार्ट्स पे। ये आ गया सर्विस में तो हम लोग भी सिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको इंजन पे रखना है। वायरिंग हम लोग अल्लाह मचाते हैं, वायरिंग सीखे। हमारा बॉडी का तो हमने सीखा नहीं कि हाथ कैसे काम कर रहे हैं, पैर कैसे काम कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों ने ये सोच लिया कि इसमें खून कैसे प्रवाहित हो रहा है। बाइक की भाषा में बोलूं तो मैंने सिर्फ ये सोच लिया कि इस सेंसर को ये करंट पहुंचाना है, इस सेंसर को ये करंट पहुंचाना है, ये रंग से जाएगा, इस कलर कोडिंग से। अरे क्यों जाएगा? वो सेंसर किसको मैनेज करेगा? इसको करेगा, इंजन को। गाड़ी को कौन चलाएगा? ये इंजन चलाएगा। सेंसर लग रहा है इंजन को एफिशिएंट करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए है, इसका एवरेज बढ़ाने के लिए है। सारी राम कथा इस इंजन की है, और इसी को हम छोड़ के कुछ नहीं है इंजन में। तो खोला कैसे? और क्या है इंजन में? वायरिंग सीखो, सेंसर सीखो, स्कैनिंग सीखो। अरे भाई वो चीज़ें मैनेज किसको कर रही हैं? वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग इस इंजन को ही तो कर रही हैं। जब तक आप ये नहीं सीखोगे तो मैनेज करने का क्या फ़ायदा? तो आज का स्पेशल क्लास में इंजन पे मैं लेने वाला हूँ। जैसे आपने स्प्लेंडर का इंजन देखा, अब आपको जब अगर मैं आपको वर्किंग गाड़ी में भेज दूँ तो इतने सारे पार्ट्स आपको याद करने में ही ना, सुबह करोगे शाम को भूल जाओगे, 5-5 दिन तो आपको नाम याद करने में लग जाएंगे। और एक जगह वो है कि मैं सुबह स्प्लेंडर खोली, शाम को बंद कर दी, चलवा दी और ताली बजवा दी। हमारे बच्चों ने स्प्लेंडर की है। आपका कोर्स शेड्यूल कंप्लीट कि साहब इनने सुबह स्प्लेंडर खोली थी, शाम को बांध दी, स्टार्ट कर दी, देखो सर कर दी, हाँ कर दी सर, और बन गया आप मैकेनिक। आप एक दिन में इसके नाम भी याद नहीं कर सकते हो इतने दिन में, एक दिन में सारे नाम कि कितने पार्ट्स हैं इसमें एक दिन में। तो कैसे इसको बांध के सीख जाएंगे हम लोग? कोई गुट्टी थोड़ी है कि बस आ गया। तो इस चीज़ों को दिमाग में डालो कि ये चीज़ें टाइम लगती हैं, लगेंगी। कोई शेविंग क्रीम करना नहीं है कि शेविंग बनाना है कि एक दिन में सीख गए हम लोग ये काम को। 3 महीने में लग सकता है, 4 भी लग सकता है, 6 भी लग सकता है। वापस मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ, इंजन काम कैसे करता है। ये सारी चीज़ें काम विषय से थोड़ा इधर आ जाना, पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा, बस दिख रहा है सबको, पीछे वाला सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा थोड़ा आगे आ जाना, जो पीछे ज़्यादा बैठे हैं जो रही। उसका रीजन क्या है? कंप्रेशन लीक हो रहा है। रिंग सही है, पिस्टन सही है, लेकिन उसकी वाल्व की स्प्रिंग है, जब टेम्परेचर गाड़ी का हमारा आग लगती है, ब्लास्ट होते, हीट होता है पूरा इंजन हेड, तो आपकी जो स्प्रिंग है ये भी हीट होके क्या ढीली पड़ जाती है। तो एक टाइम पे ढीली पड़ने से भी आपकी वाल्व प्रॉपर बंद नहीं हो पाता और गाड़ी कंप्रेशन लीक होता है। इसलिए से प्रॉपर गाड़ी सिंगल में तो ठीक चलती है, लेकिन 60 से ऊपर नहीं भग रही, या फिर लोड 3 सवारी बैठा ली तो दम तोड़ रही है, या पिकअप नहीं आ रहा। तो वो रीजन क्या हो सकता है? आपका वाल्व से वाल्व स्प्रिंग लूज हो जाना, या फिर वाल्व के जो शीट है, ये वाला जो पार्ट है शीट इसकी, ये जो शीट रहती है वाल्व शीट बोलते हैं इसको, इसमें क्या जम जाता है?
कार्बन जम जाता है, फिर बंद हो खट 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 बंद होके क्या हो जाता है, इसमें गैप आ जाता है। तो ये तो मैंने आपको समझाया हेड के पार्ट की, हेड में क्या क्या रहता है। इसके बाद क्या रहता है हेड में आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग काम करता है हमारा 12,000 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है स्पार्क प्लग काम करना। अब 12,000 वोल्ट क्यों चाहिए, जैसे ओल्ड वाला आपको सर ने बता दिया होगा, न्यू वालों को ये हमारा प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस या फिर बैटरी का मैं देखूंगा प्लस माइनस, जब तक मैं टच नहीं करूंगा प्लस माइनस बैटरी का, जब तक उसमें स्पार्किंग नहीं होगी। तो फिर क्या करना है आपने सुना होगा 11,000 वोल्टेज की लाइन रहती है, वो दूर से 1-2 फुट से ही क्या करती है, खींच लेती हैं, क्योंकि उसमें गैस जो एयर है वो चार्ज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो इंसान का, आदमी किसी भी चीज़ को खींच लेती है। तो हम लोग इस स्पार्क प्लग में ये तो रहता है इसका पॉजिटिव और ये रहता है इसका ग्राउंड नेगेटिव। ग्राउंड मैंने बताया कि जो बाइक है, चाहे कार है, चाहे कुछ भी है, उसमें बैटरी का नेगेटिव पूरी बॉडी में घूमता है। आप सेल्फ की मोटर देखेंगे तो उसमें एक ही तार जाएगा सेल्फ में, पॉजिटिव का, प्लस का। माइनस उसको कहां से मिलता है, अर्थ से मिलता है, बॉडी से मिलता है। तो ये जो इसकी, ये जो ऊपर देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये रहता है इसका इंसुलेटर, ये इसका रहता है थ्रेडिंग जो हेड में आपका कसता है। यहाँ पर आपकी ये वार्सल लगता है इसमें, जो क्या करता है, सील करता है। ये नीचे इसमें दूसरा इंसुलेटर है, ये एनोड और कैथोड के बीच में, एनोड कैथोड मतलब प्लस माइनस, आप समझो प्लस माइनस, एनोड कैथोड देसी भाषा में प्लस माइनस। तो एक इसमें ये ग्राउंड है और एक इसमें ये मेन है, जो यहाँ पर आप करंट देंगे वो यहाँ पर पहुंच रहा है। और व्हाइट व्हाइट जो लग रहा है वो इसका टूट जाए तो इसका पहले काम नहीं करेगा, स्पार्किंग अलग होगी। इंसुलेटर टूट गया, नीचे वाला व्हाइट व्हाइट वाला ये पूरा लगा रहना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो इसके बीच में अगर मैं 12 वोल्टेज दूं, प्लस माइनस 12 वोल्टेज को यहाँ रखो तो स्पार्किंग होगी क्या, और पास लिया हो स्पार्किंग हो गया। जब तक टच नहीं करोगे स्पार्किंग होगी नहीं। ये प्लस माइनस का तार है 220 वोल्टेज, इनके तार को आप प्लस माइनस को इतना पास लिया हो, भटक ब्लास्ट कब होगा, जब ये दोनों भिड़ेंगे। लेकिन इसमें तो चीजें भिड़ नहीं रही है, प्लस माइनस भिड़ नहीं रहा, फिर भी इसमें स्पार्किंग कैसे हो रही है, हाई वोल्टेज देने की वजह से। टीवीएस लूना है, हीरो पोके जो 60 सीसी आती है उसमें 12,000 वोल्टेज चलता है, 12,000 से स्टार्ट हो जाता है। फिर ये डिपेंड करता है कितना सीसी का इंजन है आपका, 100 सीसी, 150 सीसी, 200, 350, KTM 390, 1000 सीसी, 2000 सीसी हायाबूसा, इन सब की जगह जितना सीसी बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आपको स्पार्क चाहिए, उतना बड़ा स्पार्क प्लग चाहिए और उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ता जाएगा। अब इसको करंट कौन देता है इतना, इसको स्पार्क प्लग को, इग्निशन कॉइल या फिर ST कॉइल। इसमें क्या रहेगा, इनपुट जाएगा 12 वोल्टेज और इसमें भी इनपुट का जो 2 तार रहते हैं प्लस माइनस, माइनस लगेगा अर्थ में और प्लस कहां से आएगा आपका, पिकअप कॉइल, CDI, और CDI के बाद आएगा ST कॉइल से। वायरिंग वाला पार्ट में ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा क्योंकि अब समझ में नहीं आएगा, बेसिक बता रहा हूँ कि इंजन को इतना वोल्टेज मिला कहाँ से। आप जो साइड का जो रोटर खोलते हैं, मैग्नेट लग रही है, तो उस मैग्नेट एक तो बनाती है 12 वोल्टेज और एक उसके संग बनी रहती है पिकअप कॉइल। पिकअप कॉइल का मतलब है कि स्पार्क प्लग को कैसे पता लगेगा कि स्पार्क प्लग पिस्टन टॉप पे आ चुका है और उस टाइम पे उसको स्पार्किंग करनी है, वो चीज़ कौन बताता है उसको, पिकअप कॉइल। भाई पिस्टन इनटेक कर रहा है, वैक्यूम कर रहा है, तब स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा। पिस्टन कंप्रेस कर रहा है, तब स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा। जब पिस्टन ब्लास्ट होगा पेट्रोल के, तब उसको ब्लास्ट करें, तभी स्पार्क प्लग ने स्पार्क करंट दिया। जब एग्जॉस्ट करेगा तो भी इसमें स्पार्क नहीं आएगा। तो स्पार्क कब हो रहा है, सिर्फ तीसरे स्ट्रोक में। इसको करंट देती है ST कॉइल या फिर इग्निशन कॉइल। इसमें 12 वोल्टेज जाता है इनपुट और इसमें यहां से प्लस माइनस, माइनस लग जाएगा बॉडी के अर्थ से कॉमन, चेसिस में लगता है माइनस इसका, और ये आएगा प्लस इसको CDI से। CDI को करंट देगा पिकअप कॉइल। तो 4 चीजों से आप BS4 इंजन को टेबल पर रख के स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो रोटर है और पिकअप कॉइल, वहां से एक ब्लू कलर का वायर निकलेगा सिंगल, वो जाएगा आपका CDI में, CDI से जाएगा वो ST कॉइल में, ST कॉइल से सिंगल तार निकलेगा प्लस का, जो जाएगा स्पार्क प्लग में, और ग्राउंड उसको किससे मिल रहा है, बॉडी के अर्थ से। ठीक है, ये आपका ST कॉइल है। ऐसे करके ये आपका मैग्नेट रोटर ये है, साइड में ब्लैक कलर की ST कॉइल लगती है, छोटी सी है। अब देखना नेक्स्ट कोई भी इंजन खोलो तो ये इसका तो रेगुलर काम है कि करंट जनरेट करना। माइनस जो करंट है वो जो ये लाइन देख रहे हैं, ये होता है अर्थिंग का साइन, ये देख रहे हैं अर्थिंग।
ये इसका चार्जर है, इसको भी अर्थिंग, जो आप ऐसे देख रहे हैं ये अर्थिंग है, मतलब ये बॉडी से टच है। ये इसका जो कॉइल है उसका अर्थिंग बॉडी से टच हो जाता है। अब इसमें दो करंट आउटपुट निकलते हैं, एक निकलता है सीडीआई से होके डायरेक्टली पिकअप कॉइल से होके, पिकअप कॉइल से एक तार निकलेगा, मोस्टली ब्लू कलर रहता है, वो सिंगल तार ब्लू कलर कहाँ जाएगा सीडीआई में, और सीडीआई से एक तार कहाँ जाएगा एसटी कॉइल में, एसटी कॉइल से एक तार कहाँ जाएगा स्पार्क प्लग में। और अर्थिंग इसको कौन दे रहा है, ऑलरेडी मैग्नेट बॉडी से इसको अर्थिंग मिल रही है। तो इन तीन चीजों से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, गाड़ी में करंट नहीं आ रहा, गाड़ी तो स्टार्ट हो रही है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही, हेडलाइट नहीं जल रही, हॉर्न नहीं जल रहा, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, चार्जर की या फिर बाकी जो ये कॉइल लग रही है एक्स्ट्रा वाली। दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। पिकअप कॉइल का करंट देने का कॉन्सेप्ट, ये तार अलग है इसका वायरिंग, और इसकी वायरिंग अलग है। अब देख लेना, एक तो 5, 4 या 6 का कपलर एक अलग निकलता है और सिंगल का कपलर एक अलग निकलेगा। तो सिंगल निकल रहा है वो कहाँ जाएगा सीडीआई, फिर एसटी, स्पार्क प्लग, गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही, लाइट नहीं जल रही, डिम जल रही है, तो ये बाकी जो कॉइल है इनको देखेंगे, ये चार्जर में जाएगी, चार्जर से बैटरी में करंट जाता है। ये गाड़ी स्टार्ट करने का तरीका, स्पार्क प्लग काम करने का तरीका। अब आप जो भी आप इंजन खोल रहे हैं, जो केटीएम पर, जो आप केटीएम वाले इंजन पर कौन बैच आ गया, केटीएम 390 सीसी पे आपका बैच आ गया ना। आपके बैच में केटीएम में कौन सी टेक्नोलॉजी है, DOSC, डुअल ओवर हेड कैमशाफ्ट। हेड मतलब जो पिस्टन सिलेंडर के ऊपर हेड है उसके ऊपर कितनी कैमशाफ्ट है, 2, तो वो आ गया आपका DOSC, डुअल ओवर हेड कैमशाफ्ट। जैसे आपकी केटीएम में लग रहा है, केटीएम में डबल कैमशाफ्ट है, उसमें रॉकर नहीं है या रॉकर या नहीं है। अब आपको बताया साहब रॉकर तो बहुत ज़रूरी है, रॉकर में टैपेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब भाई रॉकर ही ख़त्म हो गए आना तो गाड़ियों में, क्योंकि डबल कैमशाफ्ट दे दी। एक कैमशाफ्ट डायरेक्टली किसको दबा रही है, इनटेक वाल्व को डायरेक्ट दबा रही है। केटीएम में 2 इनटेक वाल्व है, 2 एग्जॉस्ट वाल्व है, ज़्यादा एयर आने को और ज़्यादा जल्दी धुआं बाहर निकलने को, हाई स्पीड गाड़ी है तो 2 इनटेक वाल्व दे दिए, 2 एग्जॉस्ट वाल्व दे दिए। अगर मैं उसमें सिंगल रॉकर कैमशाफ्ट लगाता पल्सर की तरह, अपाचे की तरह, तो सिंगल कैमशाफ्ट 2 रॉकर इधर, 2 रॉकर इधर, 4 रॉकर का लोड आ जाता। जितना लोड आएगा, क्यों लोड किससे आएगा, क्योंकि स्प्रिंग का लोड आएगा, स्प्रिंग को दबाना पड़ता है, तो 4 रॉकर को दबाना पड़ता, तो टाइमिंग चैन मोटी करनी पड़ती, आपका जो कैमशाफ्ट का स्प्रोकेट है बड़ा करना पड़ता, क्रैंकशाफ्ट का स्प्रोकेट है बड़ा करना पड़ता, टाइमिंग चैन है बड़ी करनी पड़ती, वाल्व गाइड है बड़ी करनी पड़ती, टेंशनर है बड़ा करना पड़ता, जल्दी घिसते, पार्ट महंगा आता है, ज़्यादा लुब्रिकेशन चाहिए, कंपनी ने बोले भाड़ में चीज़ को हटाओ, रॉकर वॉकर सबका हटा, डबल कैमशाफ्ट लगा दो, तो रॉकर वॉकर का झंझट ही हट गया। डायरेक्टली कैमशाफ्ट किसको प्रेस कर रही है, वाल्व को, 2 इनटेक को, 2 एग्जॉस्ट को, तो रॉकर टक 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 आवाज आना वो सब बंद, सामान कम हो गया, प्रोजेक्ट कम हो गए, और डायरेक्टली स्मूथली आपका करता। वो चीज़ किसमें आती है जिसमें डबल कैमशाफ्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, DOSC, डुअल ओवर हेड कैमशाफ्ट। आप जो स्प्लेंडर, पल्सर, प्लेटिना, टीवीएस स्पोर्ट, एक्टिवा करते हैं उसमें क्या रहता है, ओवर हेड कैमशाफ्ट, सिंगल, इसको वैसे पूरा नाम इसका रहता है सिंगल ओवर हेड कैमशाफ्ट, ये रहा सिंगल ओवर हेड कैमशाफ्ट। OSC मतलब ओवर हेड कैमशाफ्ट। रॉयल एनफील्ड BS4 में ओवर हेड नहीं आती, रॉयल एनफील्ड में कैमशाफ्ट कहाँ आती है, BS4 में नीचे, उसमें ऊपर लफड़ा ही नहीं है कैमशाफ्ट का। रॉयल एनफील्ड वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ 2 का समझो। आप जो स्प्लेंडर, पल्सर इंजन खोल रहे हो उसमें एक कैमशाफ्ट है, एक कैमशाफ्ट, ये आपकी कैमशाफ्ट है बीच में, एक कैमशाफ्ट से 2 वाल्व दबाना है, ये वाल्व, ये वाल्व, एक वाल्व दबाने के लिए एक रॉकर, दूसरा वाल्व दबाने के लिए दूसरा रॉकर, एक कैमशाफ्ट दोनों को खट 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 घुमा रही है। इसमें डायरेक्टली ये कैमशाफ्ट इस वाल्व को दबा रही है, ये कैमशाफ्ट इसको दबा रही है, मतलब डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट। और जिसमें टॉप पे कैमशाफ्ट है ही नहीं है उसमें क्या रहता है, ओवरहेड वाल्व सिस्टम, मतलब ये वाल्व इसमें क्या रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, सीधे, ये वाल्व सीधा है, ये वाल्व सीधा है, रॉकर है लेकिन रॉकर को ड्राइव करने को कैमशाफ्ट नहीं है बुलेट में, रॉकर तो है, वाल्व भी है, स्प्रिंग भी है, रॉकर भी है, लेकिन इनको चलाने के लिए
कैम शाफ्ट नहीं है, क्योंकि वाल्व इसके भारी आते हैं, बड़े आते हैं, उसके लिए बड़ी कैम शाफ्ट चाहिए, बड़ी टाइमिंग चेन चाहिए होती। लेकिन हमको बुलेट चाहिए थी ठाक 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 आवाज़ करने के लिए, वो स्पेशल आवाज़ निकालने के लिए। वो स्पेशल आवाज़ टाइमिंग चेन वाली गाड़ियों में नहीं निकल सकती। उसके लिए पिस्टन सिलेंडर आपको लंबा करना पड़ता है, और जितना लंबा पिस्टन सिलेंडर करते जाओगे उतनी ज़्यादा टाइमिंग चेन की लेंथ बढ़ती जाती। तो साइकिल वाला हाल होता कि साहब 1 महीने चलाई चेन ढीली हो गई, भाई साहब टाइट करना, फिर 2 महीने चलाई फिर चेन भाई साहब टाइट करना, फिर 1 साल बाद चेन की कड़ी निकलवाओ। उसमें तो लोड नहीं आ रहा। इस बुलेट के इंजन में इतना लोड आता है कि हर 15 दिन में टाइमिंग चेन टाइट करवाते हैं क्या। इसलिए आप देखोगे जो नया जो BS6 बुलेट आप खोलेंगे उसमें हेड का साइज क्या कर दिया है, चौड़ा कर दिया है। लेकिन क्लासिक है उसका हेड क्या है, लंबा है। और लंबे के लिए उसमें क्या है, पुश रॉड है, पुश रॉड। तो उसमें कॉन्सेप्ट वही है, पिस्टन है, 4 स्ट्रोक है, लेकिन क्रैंक शाफ्ट का जो प्राइमरी गियर है जिससे हमारा क्लच प्लेट घूमती है, आउटर हाउसिंग घूमती है, उसके साथ ही क्या लगा दी, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट भी वैसी है जो ऊपर लगती थी, लेकिन ऊपर लग रही थी उसमें क्या था, स्प्रोकेट। इसमें क्या आ गया, गियर आ गया प्राइमरी गियर की तरह। वो गियर, इससे टाइमिंग मिलती है कैम शाफ्ट की। और कैम क्या करती है, पुश रॉड को ठक ठक, पुश रॉड मतलब रॉड है सीधी, इसको ऊपर नीचे कर रही है। और जब ये ऊपर जाएगी, जैसे ये रॉकर है मेरा सीधा, ये ऊपर जाएगी ऐसे, तो ये वाल्व यहां से रॉकर क्या होगा, ऊपर उठेगा, और ये यहां से रॉकर क्या आएगा, भाई नहीं समझे, ये पुश रॉड है, ये चल रही है ऊपर नीचे, ये ऊपर, ये रॉकर है, ये ऐसे काम करेगा। यहां पर वाल्व है, ये ऐसे दबेगा तो वाल्व नीचे दबेगा, ये अभी सीधा है, तो ये पुश रॉड है। कैम का लोब आता है, जैसे वो दबाने वाला, कैम के लोब ने इसको क्या करा, नीचे से ऊपर उठाया, ऊपर इसने क्या करा, रॉकर को ऊपर उठाया इस तरफ से, और इस तरफ से रॉकर क्या आ गया, झुक गया। इसने क्या किया, वाल्व को प्रेस कर दिया ऐसे। ये कैम है, कैम का लोब है, इसने इस पुश रॉड को ऊपर उठाया, पुश रॉड ऊपर से कैम क्रैंक, यहाँ की जो रॉकर है यहाँ के ऊपर उठा, यहाँ का रॉकर नीचे आया, इसने वाल्व को प्रेस किया और काम कर गया। तो इसमें जो स्पेशल आवाज़ आती है, ठक 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 वाली आवाज़ आती है, वो इसलिए आती है, पिस्टन सिलेंडर्स का लंबा दिया हुआ है। 390 वाला इन्होंने पिस्टन सिलेंडर खोला हुआ है, नीचे जाके देखना वो क्या है, चौड़ा है। पिस्टन 390 सीसी है, लेकिन वो लंबा नहीं है, वो क्या है, आपका हाथ घुस जाएगा पूरा ऐसे। रॉयल एनफील्ड में नहीं जाएगा, हाथ आप घुसा के देख लेना। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी है, उसमें आपका पूरा मुट्ठा नहीं जाएगा अंदर, KTM में चले जाएगा मुट्ठा ऐसे। जितनी कनेक्टिंग रॉड की हाइट कम होगी, वापस सुनो, जितनी कनेक्टिंग रॉड की हाइट कम रहेगी उतना इंजन स्पीड से काम करेगा, उतना ज्यादा वो क्रैंकशाफ्ट क्या करेगी, ज्यादा स्पीड से घूमेगी। बुलेट की क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन सिलेंडर लंबा है तो कनेक्टिंग रॉड भी लंबी है, और कनेक्टिंग रॉड लंबी है तो उसको घूमने के लिए, चक्री चलाने के लिए क्रैंकशाफ्ट की, उसकी क्रैंकशाफ्ट भी क्या है, चौड़ी है। ये पूरा सिस्टम चालू होता है कि मुझे तो साहब आवाज़ चाहिए ठाक 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 वाली, रॉयल आवाज़। तो पिस्टन सिलेंडर साहब लंबा ठक, एक तो होता है भट 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 स्टार्ट हो रहा है स्प्लेंडर में, एक होता है ठक करेंगे, एक बार जो स्पार्क हुआ, ब्लास्ट हुआ, ठक, वो आवाज़ आनी चाहिए। अगर वो पिस्टन सिलेंडर छोटा हो जाएगा, ठक 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 स्प्लेंडर की तरह हो जाएगा। तो जो उसको लंबा है, मतलब दूसरे ब्लास्ट होने में उसको टाइम चाहिए, इसलिए उसने क्या करा कि लंबा कर लिया, भैया तू रुक, स्पार्क कर दे, 5 मिनट में घूम के आता हूँ। वो लंबा गया और फिर वापस धीरे धीरे घूम के आया, ठाक 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 ठाक। और स्प्लेंडर में वहीं की वहीं घूम रहा है, चक 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 ऐसे करके चलती है। बिना स्प्लेंडर के साइलेंसर की आवाज़ सुनेंगे तो अब तो लंबा पिस्टन किया तो टाइमिंग चेन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं थी। साइकिल वाला एग्जांपल था कि भाई बार बार लूज हो जाएगी, जॉइंट बहुत ज़्यादा आ जाते, स्प्रॉकेट बड़ा करना पड़ता, कैम शाफ्ट बड़ी करनी पड़ती, हेड बड़ा हो जाता, क्योंकि वैसे वो फंसाना पड़ता है, गाड़ी की हाइट बढ़ जाती। तो फिर उन्होंने क्या किया, पुश रॉड लगाई, काम कर गया पुश रॉड से, लेकिन फिर पिस्टन सिलेंडर बढ़ा कर जो वो अपना कनेक्टिंग रॉड वो भी लंबी करनी पड़ी। अब कनेक्टिंग रॉड जितनी लंबी है उसको तो, एक तो ये कनेक्टिंग रॉड है और एक मेरा हाथ कनेक्टिंग रॉड है। अब ये घूम रही है, ये तो अपना चक्कर, ये घूम रही है, ये तो यहाँ घूमी और यहाँ पर आ गई। अब क्रैंक शाफ्ट टाइमिंग इतनी लंबी आ गई तो इसको चक्कर लगाने के लिए बड़ा सिस्टम चाहिए इसको घूमने के लिए, क्योंकि इसकी हाइट है, इसको तो पूरा घूमना है इसे।
भाई ये मेरी हाथ है, मेरी कौनी है, अब मेरे को इसको इधर ले जाना है, तो यहाँ जाके इतना स्पेस चाहिए इसको, इधर ले जाना इतना, क्योंकि ये तो पूरी गोल घूमती है, तो इसको तो हर डिग्री पे जाना है, तो ये जितनी लंबी है तो उतना चौड़ा क्रैंकशाफ्ट बनाई है हमने फिर इसकी, इसलिए बुलेट की क्रैंकशाफ्ट बड़ी है। लेकिन जो नई BS4 बुलेट है उसमें ठक 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 वाला सिस्टम नहीं आ रहा है। जो J सीरीज नीचे खड़ी आप खोलेंगे उसको, उसमें क्या दे दी फिर, हेड को छोटा करके टाइमिंग चेन दे दी।